हेलो गाइस, कल के लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज की कुंडली खोल ली है। चार्ज की कुंडली खोलने पर हमें बहुत सारे पोथी पन्ने मिले जिनसे चार्ज के बहुत सारे छिपे हुए राज से पर्दा उठाने का हमें मौका मिला। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि चार्ज अपना नेटवर्क कैसे फैलाते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, चार्ज अपना नेटवर्क किस तरीके से फैलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। तो नोट्स बनाते चलिए। तो हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज अपना नेटवर्क कैसा फैलाते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के तरीके क्या होते हैं। तो इससे पहले तुम्हें एक चीज़ बता दूं तुम्हें मैं कि चार्ज कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज की कुंडली में तुम्हें ये बात भी लिखी हुई मिल जाएगी, पोथी पन्ने देखना उठा के, कोई सी ना किसी पोथी पन्ने में मिल जाएगा कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ रही है तुम्हें। हाँ, एक और मिलेगी यहाँ पे कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट, ये सवाल जो है अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये बोर्ड में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप करके। जब ऑब्जेक्टिव टाइप करके जो सवाल आते हैं, एमसीक्यू सवाल आते हैं, उसमें ये पूछ लेते हैं कि क्यू नेट अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर, या ऐसे करके पूछ लेंगे कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। क्यू नेट 0, क्यू 0, बोथ या नन। मतलब अगर कोई हम कह रहे हैं कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट पर कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा। क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 होगा, क्यू नॉट 0 के बराबर होगा, क्यू 0 के बराबर होगा। दोनों ऑप्शन होंगे या कोई सा ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके का सवाल बोर्ड में पूछ लेते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। सभी तरह के बोर्ड्स में ये सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। सही है, ये वाला आंसर है, बिल्कुल सही है। बेवकूफ़, ये नहीं आंसर। तुम्हारे अंदर इतना कॉमन सेंस नहीं है कि Q इक्वल टू 0 कैसे हो सकता है। कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर इतना सा भी नहीं है, और ख्वाब है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने के। कैसे हो पाएगा ये। थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाना सीखो। देखो, अगर Q इक्वल टू 0 है तो Q मत क्या है, चार्ज है। चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि ना तो इलेक्ट्रॉन है ऑब्जेक्ट के अंदर, ना प्रोटॉन है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसका ये मतलब हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन होगा ये, Q नॉट इक्वल टू 0। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। मतलब ये तुमने पढ़ा होगा, ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में न्यूट्रल स्टेट में, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब ये माइनस Q होगा जितना, ये हो जाएगा उतना ही प्लस का Q, दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे 0। तो Q नेट जो होता है वो 0 होता है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब है Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया तुम्हें ये चीज़ कि अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि चार्ज तो है, लेकिन जो नेट चार्ज है वो 0 हो जाएगा। यानी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये बात ध्यान रखना। और तुम लगा रहे थे अपना कॉमन सेंस, ये Q इक्वल टू 0, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। तभी तो कह रहा हूँ मैं कि कॉमन सेंस तुम्हारे पास बिल्कुल 0 है, और तुम सोच रहे हो क्लास की या स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से दोस्ती करने के लिए। नहीं हो पाएगा। तो चलिए, ये जो 2 बेसिक रूल हैं इसके, इतना समझने के बाद अब हम करेंगे, देखते हैं कि चार्ज अपना नेटवर्क किस तरीके से फैलाते हैं। ये करते हैं। तो चार्ज अपना नेटवर्क फैलाते हैं 3 तरीके से। चार्ज अपना नेटवर्क फैलाते हैं 3 तरीके से। तो आप ये लेक्चर देख रहे हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स टर्मिनल पर। इस चैनल पर हम आपको फिजिक्स की जी मेंस प्लस एडवांस की कंप्लीट तैयारी कराएंगे, और लेकर चलेंगे नीट्स 11th 12th का बोर्ड भी साथ में। तो चार्जिंग करने के तरीके होते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, और तीसरा होता है
बाय इंडक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन के जरिए फ्रिक्शनल बाय फ्रिक्शन हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने का मतलब, अब यहाँ पे चार्ज करने का मतलब क्या आएगा, चार्ज करने का मतलब अब यहाँ पर आएगा कोई नेट चार्ज प्रोड्यूस करना, यानी जो ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है उन चार्ज, जो चार्ज का सिस्टम है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस पैदा कर देना। ठीक है, यानी नेट चार्ज प्रोड्यूस कर देना कि 9 इलेक्ट्रॉन है 9 प्रोटॉन है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर या तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज़ कर देंगे या इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करेंगे मतलब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, डिक्रीज़ कर देंगे मतलब यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। ये बात समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है कल बताया था मैंने कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, क्लियर इतनी चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें? तो चार्जिंग द ऑब्जेक्ट का मतलब अब तुम्हारा यहाँ पे यही रहेगा, चार्जिंग द ऑब्जेक्ट, कि क्यू नेट हम प्रोड्यूस करेंगे। क्या चीज़ हम प्रोड्यूस करेंगे? क्यू नेट। जरा ढंग से लिखता हूँ मैं इसे, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्यू नेट, यानी कुछ नेट चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हो, इसका मतलब कुछ नेट चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हो। भी चार्ज तो इसके पास है, इलेक्ट्रॉन तो है ही, प्रोटॉन तो है ही, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, मतलब चार्ज तो है ही। हम इसका मतलब है नेट चार्ज प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेट चार्ज कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस कर देंगे, इसमें जो सिस्टम है इनकी जो आपस में रह रहे हैं इसमें हम बिगाड़ पैदा करवा देंगे। ठीक है, और ये बिगाड़ पैदा करवा के हम अपना नेटवर्क, हमसे मतलब चार्ज अपना नेटवर्क फैला लेगा। तो ये 3 तरीके होते हैं इसके नेटवर्क फैलाने के। पहला तरीका है बाय फ्रिक्शन, दूसरा है बाय कंडक्शन, तीसरा है बाय इंडक्शन। अब हम इन तरीकों को 1 बाय 1 देख लेते हैं। हाँ भाई, तो मज़ा आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया? हाँ सर, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। तो ठीक है, तो सवाल दूंगा तुम्हें, सवाल करना अपने आप। बाय फ्रिक्शन पहला पढ़ लेते हैं हम। अब बाय फ्रिक्शन कैसे करेंगे? बाय फ्रिक्शन इसमें देखो, कोई एक इंसुलेटर होगा हमारे पास। क्या चीज़? इंसुलेटर। इंसुलेटर को हम रब करेंगे किसी दूसरी ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ से रब करेंगे, कपड़े से रब करेंगे, कैट स्किन से रब करेंगे, या फर से रब करेंगे, यहाँ पर सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, और रब करने के बाद एक चार्ज प्रोड्यूस हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये गिलास रॉड है, ये क्या है? ये मार्कर है, यह है गिलास रॉड। गिलास रॉड क्या है? इंसुलेटर है। अब हमने लिया इस पर अब हमने लिया एक सिल्क का कपड़ा, सिल्क क्लॉथ, इसे हम कहते हैं सूत का कपड़ा, सूती कपड़ा। और सूती कपड़ा लेने के बाद हम क्या करेंगे? इस गिलास रॉड को रब करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, ये। ठीक है, ऐसे, ये दिख रहा है तुम्हें? ये ऐसे ऐसे करके हमने क्या कर दिया? इसे रब करना शुरू कर दिया। रब करते 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 ये ख़त्म हो जाएगा? नहीं, रब करते करते क्या होगा? इस पर और इस पर, दोनों पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी चीज़? जिससे तो मैं अभी करके दिखाता हूँ। चलो। हाँ, तो देखो, ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखो मेरे हाथ में, ये हैं कागज़ के कुछ पीसेस, छोटे छोटे टीनी पीसेस हैं। अब और ये क्या है? मार्कर है। मैंने यहाँ पे ऐसे करके अट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा इस मार्कर से, ये चीज़ नहीं हो पाई अट्रैक्ट। देखो, हो पा रही है क्या? हो रही है अट्रैक्ट? क्या नहीं हो रही ना अट्रैक्ट? तो अब क्या करूँगा मैं इसके लिए, मैंने ये अपने सिर में ऐसे करके रब करना शुरू किया। ये ऐसे करके मैं रब कर रहा हूँ, करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा करता रहूँगा, ऐसे देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, तुम ये एक्सपेरिमेंट गांव में अपने छोटे छोटे भैयों को, छोटे छोटे बहनों को, या गांव के मोहल्ले के बच्चों को करके दिखा सकते हो और कहना मैंने जादू की दिखाया ये, और फिर मैं देखना मोहल्ले के तुम बन जाओगे सुपरस्टार। हो सकता है जो लड़की तुम अपना नंबर भी ना देती हो वो तुम्हें देख कर स्माइल भी मारने लगे। ये एक्सपेरिमेंट अगर तुमने उसके सामने कर दिया, बस शर्त के वो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, वरना वो तुम्हें और ज़्यादा पप्पू मान लेगी।
देखो अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे हो गया अट्रैक्ट। ये तो ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे चिपके इस पे। इनिशियली दोनों ही ऑब्जेक्ट कैसे थे, ये जो मार्कर इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं। अब हमने जब इसे रब करना शुरू किया तो रब करने की वजह से इस पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब ये जब इसके पास आया तो इसने क्या कर दिया, इसे, ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर इसने क्या किया, चार्ज प्रोड्यूस किया, इसकी चार्ज की वजह से इसके अंदर चार्ज आया और फिर ये चीज़ अट्रैक्ट इस पर हो गई, ये चीज़ इस पर चिपक गई। ठीक है, तब तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम इस ऑब्जेक्ट को, ये जो है हमारे पास ये ग्लास रॉड, इसे हम सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं, करते जा 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 रहे हैं। जब हम इसे रब करते चले जाएंगे तो इस पर आ जाएगा एक चार्ज, और सेम उतना ही चार्ज, ये ग्लास रॉड है तुम्हारी, अगर ये ग्लास रॉड है और ये है कोई सिल्क का कपड़ा। तुमने अब इस ग्लास रॉड को सिल्क के इस कपड़े से रब करना शुरू किया तो इस पर एक चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, और ठीक जितना इस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है ठीक उतना ही चार्ज इस पर भी हो जाएगा, बस बट अपोजिट नेचर का। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रही इतनी बातों में। तो ये जो मेथड होता है चार्जिंग का, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ इंसुलेटर ही इस तरीके से चार्ज किए जा सकते हैं। इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड, इंसुलेटर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से सिर्फ इंसुलेटर को ही चार्ज किया जा सकता है। पॉइंट एक ध्यान रखना ये कि इस मेथड से सिर्फ इंसुलेटर को ही चार्ज किया जा सकता है। दूसरी चीज़, चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन वन बॉडी इज इक्वल and opposite to charge that on other body। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में ध्यान रखना कि इंसुलेटर को ही हम सिर्फ चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से, और एक ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे उतना ही चार्ज प्रोड्यूस होगा बट नेगेटिव का। ठीक है, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ वाले एक्सपेरिमेंट में तुमने देख भी लिया, जितना चार्ज ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था उतना ही सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और ये क्यों होता है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज के जो हमने पढ़ा था कल, चार्ज आर कंजर्व, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला मेथड पढ़ते हैं हम। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर तुमने मेटल को अपने हाथ से पकड़ा, कोई मेटल है तुम्हारे हाथ में, तुमने क्या करा, अगर किसी मेटल को पकड़ा अपने हाथ से और मेटल को ऐसे करके रब करना शुरू किया, रब करते रहे तो मेटल पे कभी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे जितने इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे हाथ के जरिए होते हुए क्या हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। तो इस वजह से जो भी इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था वो तुम्हारे हाथ के जरिए क्या हो रहा था, क्या ज़मीन में चला जा रहा है सारा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर मेटल तुम हाथ में पकड़ के और मेटल को रब करके इस तरीके से तुम चार्ज करना चाहो तो चार्ज कभी नहीं कर सकते। तुम एक काम कर सकते हो, वो काम क्या कर सकते हो, तुम मेटल में कोई हैंडल फिक्स कर दो, रबर का या प्लास्टिक का या लकड़ी का कोई हैंडल फिक्स कर दिया मेटल में। अभी देखो ये मेटल था, अब तुमने मान लेते हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं हैंडल, तुमने इस हैंडल को यहाँ फिक्स कर दिया। तो अब हैंडल से पकड़ के अब तुम इसे रब करो, अब हो जाएगा चार्ज। ठीक है,
समझ में आ रही है। तो अब मेटल पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मेटल पे चार्ज अगर तुमने मेटल को पकड़ा और रब कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा चार्ज तुम्हारे हाथ के जरिए होते हुए, तुम्हारी बॉडी के जरिए होते हुए अर्थ में चला जाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। लेकिन तुमने क्या किया, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये हैंडल है, हैंडल तुमने फिट किया और हैंडल से पकड़ा मेटल को और इसके बाद ऐसे कर रब कर रहे हो, फिर चार्ज प्रोड्यूस करोगे, हो जाएगा। समझ में आई। तो चलिए अब हम करते हैं अगला मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसके जरिए ऑब्जेक्ट चार्ज किया जा सकता है, वो है बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन। कंडक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना कि ओनली कंडक्टर्स, इस मेथड के जरिए सिर्फ हम कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड। इस मेथड से हम सिर्फ कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। कैसे, अभी समझाऊंगा। जब कंडक्शन समझाऊंगा तब तुम्हें ये वाली बात भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ देखो, फ्रिक्शन में क्या हो रहा था, जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहे थे उनका नेचर अपोजिट था। कंडक्शन में क्या होगा, जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे उनका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सेम नेचर। ध्यान रखना कि फ्रिक्शन में था, इंसुलेटर को हम चार्ज कर सकते थे, सिर्फ चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा था वो अपोजिट नेचर का था। कंडक्शन में क्या है, कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं, सिर्फ चार्ज जो प्रोड्यूस होगा वो सेम नेचर का होगा। अब क्यों और कैसे वो समझते हैं। देखो फ्रिक्शन में हम क्या कर रहे थे, रब कर रहे थे। इसमें अब हम रब नहीं करेंगे, इसमें अब हम रब नहीं करेंगे। मान लेते हैं एक ये कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये कोई अनचार्ज कंडक्टर है, ये कोई चार्ज कंडक्टर है। हमने क्या किया, अगर हम इस मेथड को अप्लाई करते हुए ऑब्जेक्ट को चार्ज करना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को कैसा, चार्ज ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को कैसा, अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रखेंगे। कैसे, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये क्लोज कांटेक्ट में हमने ऐसे करके क्लोज कांटेक्ट में रख दिया। अब क्या होगा, देखो ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं, यानी चार्ज को कंडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसीलिए सिर्फ कंडक्टर्स ही इस मेथड के ज़रिए चार्ज किए जा सकते हैं, क्योंकि कंडक्टर्स जो होता है चार्ज को इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी इंस्टेंटली यहाँ से जो चार्ज होगा वो इंस्टेंटली का मतलब बहुत ही कम समय में, तुरंत ही यहाँ से जो चार्ज होगा यहाँ पर पहुँचेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जितने हिस्से पे टच हो रहा है सिर्फ उतने हिस्से पे पहुँचेगा, पूरी सरफेस पे चार्ज पहुँच जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये एक बॉल है, एक बॉल ये है, ये मेटल बी है, ये मेटल ए है। मेटल कंडक्टर होते हैं, तो ये कंडक्टर ए है, कंडक्टर बी है। अब इस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। अब जब हमने इसको यहाँ कांटेक्ट में रखा तो ये पॉजिटिव चार्ज कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, इंस्टेंटली यहाँ पहुँच जाएगा। कैसे, इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही पहुँच जाएगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इतने हिस्से में रहे, यहाँ पे जो हिस्सा कांटेक्ट में है सिर्फ उतने पर है, नहीं, ये पूरी ही सरफेस पे पहुँच जाएगा। क्योंकि कंडक्टर कैसे होते हैं, क्योंकि कंडक्टर चार्ज को कंडक्ट कर देते हैं। इसलिए हम जो मैंने लिखवाया था कि ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड बाय दिस मेथड, वो इसलिए ही होता है। रीजन समझ में आ गया। और जो यहाँ से यहाँ पे चार्ज गया है वो चार्ज कैसा गया है, सेम नेचर का चार्ज गया है। ये बात भी तुम अच्छी तरीके से दिमाग में फांस लो, कैसे चार्ज गया, सेम नेचर का। तो ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर तुम्हारे कूलम्स लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जब वहाँ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। तो इसमें नोट करने वाली बात सिर्फ यही है कि कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से, जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो सेम नेचर का होगा इसमें। क्लियर इतनी चीज़।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो संगत का असर पड़ता है नहीं पड़ता है। तुम मान लो बहुत ज़्यादा शरीफ साफ़ सुथरे लड़के हो, तुम्हारे दिमाग में लड़कियों का ख्याल भी नहीं आता है, लेकिन अब तुम क्या होता है किसी ऐसे दोस्तों की संगत में पड़ जाओ जो एक एक दोस्त 3-3 4-4 लड़कियों से बात करता हो मोबाइल पे, तो क्या होगा, कभी ना कभी तुम्हारा मन भी करेगा काश मैं भी किसी लड़की से बात करता होता, मेरी भी किसी लड़की से दोस्ती होती, मैं भी उससे फ़ोन पर बतियाता होता घंटों और अपनी लाइफ को खुद अग्नि भी छोटा शब्द है, अग्नि छोटा शब्द है, किसने फेंकता अपनी लाइफ को ज्वालामुखी, हाँ अपनी लाइफ को ज्वालामुखी में डाल देता मैं, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में भी ख्याल आता है, यानी संगत का असर पड़ता है। तो जैसे संगत होती है वैसे ही इंसान हो जाता है। तो इसमें भी क्या होगा, संगत की वजह से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो संगत की वजह से ही चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा बाय इंडक्शन। देखो इंडक्शन में क्या होगा, कंडक्टर्स को हम चार्ज करेंगे, इसमें सिर्फ कंडक्टर्स को ही चार्ज करेंगे, कंडक्टर्स चार्ज होंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या रहेगा, जो चार्ज का नेचर होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, वो अपोजिट नेचर होगा। जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो अपोजिट नेचर का होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या होगा, क्लोज कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। अच्छा, कुछ बुक्स में ऐसा दे रखा होता है कि बाय इंडक्शन में क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो भी सकता है। लेकिन ये कहें हम क्लोज कॉन्टैक्ट ज़रूरी है, वो ज़रूरी नहीं है। कि जैसे कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में जब तक इनको आपस में, इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे से टच नहीं करोगे तब तक कंडक्शन के ज़रिए ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होंगी। तब जब तक तुम इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रखोगे तब तक ऑब्जेक्ट कंडक्शन के ज़रिए चार्ज नहीं होंगी। ये कंडक्शन में था। लेकिन इंडक्शन में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोज कांटेक्ट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। और जो मैंने अभी एक बात बताई थी वो ये है कि कुछ बुक्स में ये दे रखा होता है कि क्लोज कांटेक्ट नहीं होता है, ये दूर से दूर ही रखे हुए होते हैं। हाँ ठीक है, ये बात सही है, लेकिन आधा सच है ये सच हकीकत जो सच्चाई है वो ये है कि क्लोज कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। समझ में आया इतना। कंडक्टर्स को हम चार्ज कर सकते हैं, चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कैसे होगा, अपोजिट नेचर का होगा। क्लोज कांटेक्ट इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। किस तरीके से होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोई तुम्हारे पास एक ये कोई कंडक्टिंग बॉल है, देखो ये कोई तुम्हारे पास कंडक्टिंग बॉल है लेकिन कैसी है, अनचार्ज है, यानी कि इस पर क्यू नेट क्या है, 0 है। अब तुम लेकर आए एक रॉड इसके करीब में बिगड़ी हुई, ये शरीफ है, ये एक बिगड़ी हुई चार्ज रॉड इसके करीब में ले आए। अब ये दूर है इससे, क्लोज कांटेक्ट में नहीं है। हो भी सकता है क्लोज कांटेक्ट में हो, नहीं भी हो सकता है। तो अब देखो क्या होगा, जब ये चार्ज रॉड को तुम इसके करीब लेकर आए हो, इस बॉल के करीब। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि ये बॉल पे नेट चार्ज क्या है, 0 है। इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई चार्ज ही नहीं, चार्ज है लेकिन जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्योंकि इंडक्शन को समझने के लिए ये वाला पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्यू नेट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। क्यू नेट इक्वल टू 0 का मतलब नेट चार्ज 0 है। बहुत सारे बच्चे इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्यू नेट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब इस पर कोई चार्ज ही नहीं है। नहीं, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्या होते हैं, दोनों अपोजिट नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे तुम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हो,
ऐसे थोड़ी तुम बॉय हो तो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होगे, गर्ल है तो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बॉय गर्ल की तरफ, गर्ल बॉय की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वैसे ये भी होगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि वो इसके इस वाले फेस पर आ जाएंगे। और इसके जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उन्हें क्या करेगा, रिपेल कर देगा इस तरफ। अब तुम क्या करोगे इसे, या तो तुमने अंगूठे से यहाँ पे ऐसे टच किया और इसके ज़रिए सारा पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे अंगूठे के ज़रिए होते हुए तुम्हारी बॉडी के ज़रिए होते हुए अर्थ में पहुँच गया, या ऐसे तुम क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर तुम एक अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो क्या होगा, ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब इस पर क्या बचेगा, सिर्फ उसके बाद तुम क्या कर दो, इसको हटा दो और इसको भी हटा दो, तो इस पर चार्ज क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इंडक्शन के जरिए हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं। अच्छा एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे जो मैंने कहा कि चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ फ्लो करता है, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में ऐसा ही लिखा हुआ होता है कि पॉजिटिव चार्ज अर्थ की तरफ फ्लो कर जाता है, बट यहाँ ये बात भी अधूरी सच है, या कहें तो ये बात गलत है। कैसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्या होता है, अर्थ जो है ओशन है, क्या है, समुद्र है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन से सप्लाई करता है, यानी नेगेटिव चार्ज सप्लाई करता है। तो जितना यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या करेगा, अर्थ नेगेटिव चार्ज को इस ऑब्जेक्ट की तरफ भेजेगी और ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को कर देगी न्यूट्रल। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल होते हैं, तो ये कर देगी न्यूट्रल, तो इस पर नेट चार्ज जो बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितना, नेगेटिव। अब समझ में आया तुम्हें, रियल कॉन्सेप्ट मिला तुम्हें, रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अब तुम समझ गए होगे कि रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडक्शन के ज़रिए ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लेते हैं। अब अच्छा, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड, किसी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज इंड्यूस होगा वो होगा कितना। मान लेते हैं जो इंड्यूसिंग चार्ज है, जो इंड्यूस्ड चार्ज है, मान लेते हैं जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो है क्यू डैश। इंड्यूस्ड चार्ज मतलब जो चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो हो गया। और क्यू है इंड्यूसिंग चार्ज, कैसा चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को चार्ज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड चार्ज कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ क्यू डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्यू इंटू 1 माइनस का 1 अपॉन के। अब यहाँ पे देखो के क्या होता है, के कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, या लिखते हैं इसे हम ऐसे, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या चीज़, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, किसके लिए, मेटल्स के लिए। फॉर मेटल्स यहाँ लिख दो, फॉर मेटल्स के की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू डैश मीन्स इंड्यूस्ड चार्ज बराबर होगा किसके, क्यू के, मतलब इंड्यूसिंग चार्ज के। तो जो चार्ज यहाँ इंड्यूस कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, जितना चार्ज यहाँ होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर होगा। तो मेटल्स की क्लियरिंग किसके केस में, मेटल्स के केस में, मेटल्स के केस में इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर अदर मटेरियल, दूसरे मटेरियल के लिए के की वैल्यू क्या होती है, वन से लेके इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, तो
क्यू डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, क्यू डैश क्यू से कम ही रहेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज से कम ही होगा। किसके लिए? अदर मटेरियल के केस में। मैट्रिक्स के केस में, मैट्रिक्स के केस में क्या रहेगा तुम्हारा ये कि इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर रहेगा। लेकिन दूसरे मटेरियल के केस में इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज से कम ही रहेगा। क्लियर इतनी बात समझ में आई? चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब हम करते हैं कुछ सवाल। बढ़िया बढ़िया सवाल, सब अच्छे अच्छे सवाल होंगे और ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इसके बारे में। जितना भी तुमने ये पढ़ा है कि चार्ज अपने नेटवर्क कैसे फैलाते हैं, मतलब चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग जो तुमने पढ़ा है, ठीक है, जो तुमने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे ये सवाल। सवाल करने से कॉन्सेप्ट ज़्यादा मजबूत होते हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि मटेरियल ए की बनी हुई है, इसको हमने किसी दूसरी ऑब्जेक्ट जो कि मटेरियल बी से बनी हुई उसके के साथ टच किया, यानी ए को बी के साथ टच किया तो ए पे चार्ज आया कैसा? पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट ए को किसी ऑब्जेक्ट सी के साथ टच किया, ठीक है, तो सी पर आया पॉजिटिव चार्ज। ए को बी के साथ टच किया, ए पर पॉजिटिव चार्ज आया। ए को सी के साथ टच किया तो सी पर पॉजिटिव आया और बी पर ए पर आया नेगेटिव। यहाँ ए पर पॉजिटिव आया था और बी पर आया यहाँ नेगेटिव। तो जब तुम बी और सी को टच करोगे अगर, तो फिर बताइए बी और सी पर चार्ज कैसा रहेगा, तुम्हें ये बताना है। तो देखो एक काम करो, यहाँ पे समझते हैं इसे। देखो मैंने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यानी कि चार्ज होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, वहाँ से निकाले जा सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंड हों। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंड होंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है हमारे लिए, ठीक है। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो मतलब उस पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से देखो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्या बना, कॉन्सेप्ट बना कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वहाँ इजी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूजली बाइंड हों, एक कॉन्सेप्ट। और यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बना कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, यहाँ से जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे वहाँ पर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो करते हैं हम इसका उल्टा। उल्टा क्या कि देखो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं और इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हुए हैं? जहाँ पर वो लूजली बाइंड हैं। तो अब इन्हीं की चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो जब हमने ए और बी को टच किया तो ए पर चार्ज आया कैसा? पॉजिटिव, बी पर आया नेगेटिव। जाहिर सी ए पर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या है? जाहिर सी बात है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इससे ए को छोड़कर जा चुके हैं, मतलब ए में इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हैं। तो लूजली बाइंड अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकाल लें ऑर्डर, तो ए में बी से कम है। अब ए को तुमने सी से टच किया तो सी पर आया पॉजिटिव चार्ज, ए पर आया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? सी में जो इलेक्ट्रॉन है वो ए के कंपैरिजन में और ज़्यादा लूजली बाइंड है। तो ये लूजली बाइंड होने का ऑर्डर मिल गया, यानी सबसे कम सी में, फिर उससे ज़्यादा ए में, फिर उससे ज़्यादा बी में। तो अब यहाँ से तुम्हें सवाल क्लियर होगा कि बी और सी को जब टच करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ईजिली रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होंगे तो इसका मतलब क्या है? इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सी पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और बी पर हो गया
नेगेटिव चार्ज। हो गया सवाल, ये समझ में आया? कर लो फिर इसे। हो गया, चलिए फिर करते हैं अब हम अगला सवाल। इसी में का ही है ये सवाल भी। अब देखो सारे के सारे जितने भी होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर बेस्ड ही होंगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमने करे हैं 3, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। ठीक है, सबमिशन है। तो देखो सवाल है कि ए और बी पर इक्वल चार्ज है 3 मिली कूलम, सी पर चार्ज है -6 मिली कूलम। तुमने क्या किया गया, यहाँ पर ए को सी के साथ टच कराया गया और रख दिया, बी को सी के साथ टच किया गया और रख दिया गया ऐसे ही। उसके बाद क्या किया गया, तुमने ए और बी को एक दूसरे के करीब रखा गया है, और जब ए और बी को एक दूसरे के करीब रखा जाएगा तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल या नो इफेक्ट, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ए और सी को एक दूसरे के करीब रखा गया है तो फिर इन पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट रिपेल या कोई इफेक्ट नहीं। देखो सवाल क्या है, सवाल फिर से समझा देता हूँ कि ए और बी पर चार्ज इक्वल है जो कि है 3 मिली कूलम, और सी पर चार्ज है -6 मिली कूलम। ए और सी को टच किया गया और रख दिए गए, बी और सी को टच किया गया और रख दिए गए। उसके बाद क्या किया गया, ए और बी को एक दूसरे के करीब रखा गया, तो इस केस में क्या होंगे, दोनों चार्ज अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, या कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। और फिर क्या यहाँ पर दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि ए और सी को जब हम अगर एक दूसरे के करीब रख दें तो ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, या इन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले कि यहाँ पर देखो ए और सी पर जब ए को सी के साथ टच किया गया तो ए और सी पर दोनों पर चार्ज कितना आया और नेचर क्या था। बी और सी को जब टच किया गया एक दूसरे के साथ तो चार्ज कितना आया और नेचर क्या था। उसके बाद हम इनको कर लेंगे। तो देखो जब हम ए और सी को टच करेंगे, ए पर चार्ज कितना है 3 मिली कूलम, सी पर कितना है -6 मिली कूलम, तो दोनों पे चार्ज कितना आएगा, ये इस तरीके से टच किया गया है तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को, दोनों चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों ही स्फीयर पे। यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों ही चार्ज इक्वली इन दोनों स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान रखना। कूलम्स लॉ पर जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे बहुत काम आएगा ये। बोर्ड में इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं सर, मेंस में, नीट में आएगा तुम्हारे लिए भी आएगा। आसमान का सीना चीर कर आएगा, धरती का सीना फाड़ कर आएगा, और वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए फिर, तो अब ए और सी पर चार्ज कितना, मैंने क्या बताया, जब दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ टच करोगे तो वहाँ पर ये चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। इसका मतलब ए और सी पर चार्ज कितना आएगा, चार्ज ऑन ए ऑन इक्वल टू चार्ज ऑन सी कितना होगा, 3 - 6/2 कितना हो गया, -3/2 मिली कूलम। अब ये -3/2 मिली कूलम को इसके साथ तुमने टच किया, -3/2 मिली कूलम को तुमने इसके साथ टच किया, तो देखो चार्ज ऑन बी, अब इस कंडीशन में चार्ज ऑन सी इस पर बराबर हो जाएगा कितना, 3, और ये आ जाएगा कितना, इस पर चार्ज सी पर है कितना, -3/2 तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 में 3 घटे 3/4 मिली कूलम। क्लियर इतनी चीज़। तो देखो ए पर कितना चार्ज आ गया, ए पर, अब देखो यहाँ से समझ लो तुम, ए पर चार्ज है -3/2 मिली कूलम, बी पर चार्ज है 3/4 मिली कूलम, और सी पर चार्ज है 3/4 मिली कूलम।
ठीक है, यानी ए पर नेगेटिव है, बी पर पॉजिटिव है, सी पर पॉजिटिव है। तो जब ए और बी को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देख लेते हैं चार्ज कैसा है, नेचर कैसा है। ए पर नेगेटिव है, बी पर पॉजिटिव है। तो ध्यान रखना, जब अगर दो चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो रिपेल, और अपोजिट नेचर के हों तो अट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने अभी जस्ट बताया है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी ये दोनों ही यहाँ अट्रैक्ट करेंगे। ए और सी, ए पर देखो नेगेटिव चार्ज है, सी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन वाला ही केस रहेगा तुम्हारा। ठीक है, नोट कर लो इस सवाल को ज़रा जल्दी से। हो गया नोट? चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। ज़रा जल्दी से अगला सवाल भी कर लेते हैं। देखो सवाल क्या है, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ तुम्हें, तुम अपनी कॉपी में इन सवालों को नोट करते रहो। सवालों को नोट करने के साथ साथ जो मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके वो स्टेटमेंट भी लिख लो, जिससे तुम भूलो नहीं कि सवाल क्या है। और इन सवालों को इन सवालात की प्रैक्टिस करते रहना, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। और कोशिश करना कि एक ऐसी कॉपी बनाओ कि जहाँ जो थोड़ी ज़्यादा पेजेस वाली हो और जिसमें ये सारे सवाल एक जगह मिल जाएं। ये ना हो कि एग्ज़ाम टाइम में तुम ढूंढते फिरो कि बिस्तर के नीचे देखूं मैं, कि संदूक के पीछे देखूं, अलमारी के पीछे देखूं, ऊपर में स्लिप पे तो नहीं है, ऐसे करते फिरो तुम। ऐसे नहीं हो, एक जगह मौजूद हो तुम्हारे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहा हूँ तुम्हें, बहुत कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाले। देखो ये क्या है, कोई दो स्फीयर हैं, ए बी। कोशिश करूँगा मैं इन्हें थोड़ा ढंग से बनाने की, वरना तुम कंपास लेकर ढंग से बना लेना। मैं यह चीज़ बता दूँगा, वो चीज़ क्या है जो मैं बताने जा रहा हूँ, कि दोनों ही कंडक्टर्स का ए और बी का सेम साइज़ है, और जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो भी सेम है, और दोनों ही ए एंड बी दोनों ही कैसी हैं, अनचार्ज्ड हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, यानी दोनों पर ही कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है का मतलब कोई नेट चार्ज नहीं है। अब तुम क्या करते हो, यहाँ पर एक लेकर आते हो रॉड, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, ये इसके करीब लेकर आते हो, तो यहाँ क्या होगा, जादू तेरी नज़र, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। नहीं है वो तेरी, नहीं हो पाएगी तेरी वो। शायद ऐसी बातें क्यों बेटा, किसी के माँ बाप शादी करने से पहले ये देखते हैं लड़का कमाता क्या, खाता क्या करता है, क्या नहीं करता है। और जो तेरी हरकतें हैं, उस हरकतों से लग रहा है तू 12th भी पास नहीं कर पाएगा, तो मेंस और एडवांस की तो बात ही भूल जा। अब देखो क्या होगा, जब ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इन दो कनेक्टिंग स्फीयर के पास लेकर आए हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी वो इस पार्ट में आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज इस वाले ऑब्जेक्ट के इस वाले स्फीयर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये पॉजिटिव चार्ज इसके निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज इसके यहाँ पर हो जाएंगे। ये यहाँ पर होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये पूछा है कि अगर तुम इन स्फीयर्स को सेपरेट करने से पहले, यानी इन स्फीयर को एक दूसरे से दूर करने से पहले इस रॉड को हटा लेते हो। लिख लेना कॉपी में कि सवाल क्या है कि इन स्फीयर को एक दूसरे से दूर करने से पहले ही रॉड हटा लेते हो। ठीक है, यानी जैसे कि सरकार करती है, इलेक्शन से पहले कोई वादा करती है और इलेक्शन के बाद वादा भूल जाती है, ऐसे करती है और वापस ऐसे खींच लेती है।
वही किया तुमने, यहाँ पे रॉड रखी और फिर वापस ऐसे खींच ली, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा करने से इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सवाल समझ लो कि ये दो स्फीयर हैं जो कि अनचार्ज हैं, कंडक्टिंग हैं, सेम मटेरियल के हैं, सेम साइज़ का है। यहाँ पर रॉड लेकर आए, जो रॉड पर चार्ज का है पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दो स्फीयर को दूर करने से पहले ही तुमने ये रॉड यहाँ से हटा ली, ऐसे करके रॉड लेकर आए और ऐसे करके रॉड वापस हटा ली। तो इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगेन कैसे हो जाएंगे, ये अगेन अनचार्ज हो जाएंगे। फिनोमेना क्या था इसका, मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया है कि जब तुम ये चार्ज रॉड इसके करीब लेकर आए, इस पर क्या है चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर के जितने नेगेटिव चार्ज हैं उससे अपनी तरफ बुला लेगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज सारे इसके यहाँ पर आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, वो यहाँ पहुँच जाएंगे इस तरफ। ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले स्फीयर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुला लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और सारे पॉजिटिव चार्ज को इसके दूर यहाँ पर रिपेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चार्ज प्रोड्यूस होने जा रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने ये यहाँ पर से हटाया, जैसे तुमने ये रॉड यहाँ से हटाई, तो क्या होंगे, अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज थे यानी इलेक्ट्रॉन थे, उन्हें यहाँ पर बांधे रखने के लिए कुछ फोर्स रहा ही नहीं, कुछ चार्ज रहा ही नहीं। तो यानी ये फिर से फैलकर इधर पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, और जब ये यहाँ फैलेंगे तो इधर का पॉजिटिव चार्ज भी इधर पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे, तो इधर के नेगेटिव चार्ज भी पूरे सिस्टम में फैल जाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या है, अगेन ऑब्जेक्ट के जैसे पहले था सिस्टम वैसे ही अब हो जाएगा। यानी कि स्फीयर कैसे हो गए तुम्हारे, यानी स्फीयर हो गए तुम्हारे ये अनचार्ज, फिर से अनचार्ज हो गए। बी, दूसरा सवाल इसमें इन्होंने पूछा है कि अगर ये यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है कि ए बी सेम साइज़ के हैं और इनका जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो सेम है। यहाँ कंडीशन पूछी है कि ए और बी का साइज़ क्या हो, डिफरेंट साइज़ हो। लिख लो, बता रहा हूँ तुम्हें कि ए और बी का जो साइज़ है वो सेम ना होकर के डिफरेंट होता, और जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो सेम ना होकर के वो होता डिफरेंट। क्या कि सवाल बी में दूसरे पार्ट में इनके पूछा है कि ए और बी का जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो सेम ना होकर के अलग अलग होता, साइज सेम ना होकर के अलग अलग होता। तो इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूस चार्ज इस केस में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उससे अलग होता या उतना ही होता। तुम्हें यह बताना है कि इस केस में मतलब सेम साइज़ होने पर और सेम मटेरियल होने पर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है उससे कुछ अलग सिनेरियो बनता है। यहाँ पे उससे कुछ अलग चीज़ होती है कि अगर इन दोनों का साइज़ और शेप वगैरह, साइज़ मटेरियल वगैरह अलग कर दिया जाए तो दोनों पे के जो चार्ज, तो दोनों ही केसेस में जो चार्ज इंड्यूस होगा उसमें क्या होगा, चार्ज इंड्यूस अलग अलग होगा, ये एक बराबर होगा, एक बराबर होगा। क्योंकि अभी मैंने कराया है तुम्हें Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस का 1/K। K होता है मैटर्स के लिए इनफिनाइट, मैटर्स होते हैं कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कंडक्टर दे रखा है, तो ये इनफिनाइट हो गया, 0 आ गया, यानी कि Q डैश इज इक्वल टू Q हो गया। मटेरियल पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। साइज़ की कंडीशन कहानी वैसे ही नहीं दे रखी थी यहाँ पे, तो ना साइज़ पे फ़र्क पड़ेगा ना मटेरियल पे फ़र्क पड़ेगा। जो सेम होने पर चार्ज इंड्यूस हो रहा था भाई डिफरेंट होने पर चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, समझ में आया, लिख लो इसे ज़रा, लिख लिया। अब इसके जो इन्होंने तीसरे पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर सी में जो पूछा है, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लो। ए में क्या था कि ए पार्ट में क्या था, इन दोनों को सेपरेट किए बिना ही हमने रॉड को हटा दी। अब क्या है कि रॉड हटाए बिना ही इसे सेपरेट हमने कर दिया, यानी ये रॉड यहाँ पर ही रही और इन दोनों स्फीयर को हमने सेपरेट कर दिया। तब क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो क्या होगा,
जब तुमने रॉड को यहाँ रखे हुए इस स्फीयर को सेपरेट किया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे, यहाँ नेगेटिव चार्ज थे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज थे। तुमने इसको दूर कर लिया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कैसा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से क्या हो गया होगा, कैंसिल आउट हो गया होगा। इस नेगेटिव को चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, चार्ज पॉजिटिव चार्ज बचा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो यानी दोनों स्फीयर पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा कि अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन बोथ स्फीयर, दोनों ही स्फीयर पर अपोजिट चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब कैसा, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड है तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव होती तो इस पर पॉजिटिव और इस पर भी नेगेटिव हो जाता। ठीक है, क्लियर कर लो इसे ज़रा। हो गया सवाल ये। चलिए करते हैं अगला सवाल। देखो सवाल क्या है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये मान लेते हैं प्रोटॉन है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d डिस्टेंस है। दोनों को ही हम एक ही समय में रेस्ट से अगर हम रिलीज़ कर रहे हैं, एक ही समय में रेस्ट से ही रिलीज़ करें। सवाल लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d। दोनों ही पार्टिकल को एक ही समय में एक ही साथ रेस्ट से हम रिलीज़ करते हैं एक दूसरे की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कोलाइड करेंगे, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और प्रोटॉन ये इधर आएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कोलिजन जो होगा, पॉइंट ऑफ कोलिजन ए हाफ ऑफ d होगा। जो इनके बीच में डिस्टेंस d है उसके बिल्कुल बीचों बीच में होगा कोलिजन। b नियर द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोटॉन। c नियर द इनिशियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कहाँ पर होगा। बताओ कहाँ पर होगा, ज़रा थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। सर बीचों बीच होगा, बीचों बीच होगा। कैसे सर, आपने कहा था ना कॉमन सेंस यूज़ करने के लिए, तो मुझे अपना कॉमन सेंस यूज़ किया तो मुझे लगा ये बीच में ही आएगा। अच्छा, कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर इतना सा नहीं है। ख्वाब तुम्हारा यह है क्लास की और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की से दोस्ती कर लूँ मैं। ऐसे तो ना चलेगा, ये तो नहीं हो पाएगा। देखो दोनों, देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन से कितने हल्के होते हैं, 2000 टाइम्स। एक प्रोटॉन के वज़न के अंदर 2000 इलेक्ट्रॉन का वज़न आ जाएगा। यानी प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। तो ये चीज़ भारी है और ये चीज़ हल्की है, तो ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा, ये ज़्यादा तेज़ी से भागेगा पी की तरफ, और पी जो भागेगा इसकी तरफ वो हल्की स्पीड से भागेगा। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होगा तुम्हारा ज़्यादा दूरी तय करेगा, पी कम दूरी तय करेगा। तो जो ये जब कोलाइड करेंगे तो वो प्रोटॉन का जो इनिशियल पॉइंट है उसके करीब कहीं जाकर कोलाइड करेंगे। तो ये कहाँ, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ठीक है, इतना आसान सवाल था।
बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए था कि मास किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, और कितना ज़्यादा है। अगर कंपेरेबल भी होता तब भी चल जाता बात तुम्हारे हाफ पॉइंट वाली, मतलब 50 गुना 100 गुना होता तब भी चल जाता। ये तो 2000 गुना ज़्यादा है, ये कहे चल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, चलो फिर इसे नोट करो। हो गया नोट। चलो अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इसे भी ज़रा जल्दी से कर लेते हैं हम। कोई दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक पर चार्ज है +Q और एक पर चार्ज ही नहीं है, यानी कि अनचार्ज है, और दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ए में तो पूछा गया है कि दोनों पर चार्ज कितना होगा। क्या इस पर चार्ज है +Q, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी नेट चार्ज 0 है, दोनों को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा गया है। तो अब बताओ नेट चार्ज, अब नेट चार्ज इन दोनों ऑब्जेक्ट पर, इन दोनों स्फीयर पर नेट चार्ज कैसा होगा। कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। तो एक पर +Q और एक पर अनचार्ज है, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखा गया। तो अब बताओ इस पर और इन पर, दोनों पर नेट चार्ज क्या आ जाएगा। तो ये क्या होगा, अभी कराया मैंने इसमें का सवाल। तो चार्ज ऑन ईच स्फीयर हो जाएगा Q, इस पर है कुछ भी चार्ज नहीं है तो 0/2, तो कितना आ गया Q/2 प्लस का। तो दो हर स्फीयर पर चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर भी हो जाएगा +Q/2 कांटेक्ट में रखने के बाद, और इस पर भी आ जाएगा +Q/2 कांटेक्ट में रखने के बाद। हो गया सवाल ये। अब देखो इसके अगले पार्ट में इन्होंने पूछा है, इसे बोल रहा हूँ मैं, लिख लेना कि अब क्या करते हैं, ये कोई एक रॉड इनके इसके करीब में लेकर आते हैं। ये मिटा दूँ मैं, ये चीज़ ये मिटा दूँ मैं, लिख लिया। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, ये मैं मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने देखो बी पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, जो मैं बता रहा हूँ वो लिख लो कि इन दो चार्ज स्फीयर को एक दूसरे से दूर किए बिना यहाँ पर एक रॉड लेकर आए जिस पर की चार्ज है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर दिया, इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में खलबली पैदा कर दी और नया डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ क्रिएट कर दिया। इस तरीके से कि जो स्फीयर इसके करीब में है वहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ -Q। तो हमें बताना है कि इस पर चार्ज क्या होगा, इस पर -Q और इस पर क्या चार्ज होगा ये बताना है हमें। देखो इस पर मान लेते हैं हम चार्ज है Q', तो अब -Q + Q' बराबर हो जाएगा Q के। मैंने बताया कि इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर रहेगा, कभी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है लेकिन बराबर ज़्यादा नहीं हो सकता। ये अभी मैंने जब मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने वहाँ लिखाया भी है फार्मूले में मैंने ये। तो इसलिए -Q + Q' किसके बराबर होगा, Q के बराबर। जो इनिशियली Q चार्ज था उसके बराबर होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से Q' क्या हो जाएगा, Q माइनस उस तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा Q, तो Q' हो गया 2Q। ये हो गया इसका आंसर। कर लो इसे नोट, कर लिया। चलिए फिर करते हैं आज का हम अपना आखिरी सवाल। सवाल ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये कोई दो प्लेट है, ठीक है। इस वाली को हमने कनेक्ट कर रखा है एक जनरेटर से, वोल्टेज जनरेटर से। किससे, वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से कि इस पर चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है पॉजिटिव। और यहाँ पे एक सिल्क क्लॉथ से हमने टेनिस की बॉल को लटका रखा है, और टेनिस की बॉल पर है कंडक्टिंग पेंट किया हुआ। वैसे टेनिस की बॉल क्या होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस पर एक
कंडक्टिंग पेंट कर दिया और इसको सिल्क थ्रेड से इन दोनों प्लेट के बीच में लटका दिया। समझ में आई इतनी बात? तो देखो अब हमने क्या कहा गया है सवाल में कि ये जो दो हैं ये हैं दोनों, ये मेटल प्लेट हैं, ये दोनों हैं मेटल प्लेट्स। ठीक, इसको हमने कर रखा है अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। सवाल में पूछा गया कि जब हम इस वाली प्लेट को अगर हम किसी वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर दें तो बॉल के साथ क्या होगा। अगेन आई रिपीट माई क्वेश्चन, लिख लेना कि ये कोई दो मेटल प्लेट्स हैं, ये और ये मेटल प्लेट्स हैं। ठीक है, इसके बीच में हमने इस सिल्क थ्रेड से, सिल्क के धागे से हमने एक टेनिस बॉल को लटका रखा है और टेनिस बॉल के ऊपर एक कंडक्टिंग पेंट कर रखा है, पेंट है जो कंडक्टिंग है। इसको हमने अर्थड कर दिया है। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया है, जब हमने इसको वोल्टेज जनरेटर से जब हमने इसे कनेक्ट किया तो बॉल के साथ क्या होगा बताओ ज़रा। ट्राई करो। कॉन्सेप्ट प्लस, क्या चीज़? कॉन्सेप्ट प्लस है ये। देखो मान लो कि तुमने बॉल को हल्का सा लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेस किया। अब जब बॉल को तुम लेफ़्ट साइड में डिस्प्लेस करोगे, लेफ़्ट साइड में तुमने बॉल को डिस्प्लेस किया तो ये बॉल इस तरफ आएगी। बॉल के ऊपर है कंडक्टिंग मटेरियल बना हुआ, बॉल कैसे आएगी? बॉल ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगी, ये हो जाएगी। बॉल पर है कंडक्टिंग पेंट, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कैसा होगा चार्ज प्रोड्यूस, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन, जब कंडक्शन के जरिए किसी ऑब्जेक्ट को हम चार्ज करते हैं तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, सेम नेचर का। तो इस पर चार्ज हो गया कैसा प्रोड्यूस, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ये बॉल जो होगी ऐसे आने के, यहाँ से ऐसे लटकी हुई है, अब बॉल यहाँ पर आ गई और यहाँ पर क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। ये पॉजिटिव करेंगे एक दूसरे को रिपेल, ये बॉल यहाँ पर आएगी और वापस यहाँ जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पर भी अब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो अब ये चार्ज क्या करेगा, इससे रिपेल करेगा, वापस यहाँ आएगी और यहाँ जाएगी। तो ये प्रोसेस होती रहेगी ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी चीज़? तो यानी कि ये जो प्रोसेस होगी कि बॉल पहले इधर से इधर जाएगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट से वापस यहाँ आएगी और ये जो वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन रिपीट होती रहेगी, यानी कि वाइब्रेशन कीप्स ऑन रिपीटिंग, वाइब्रेशन रिपीट होते रहते हैं। समझ में आई इतनी बात? सर इसका चार्ज जब यहाँ जा रहा है तो चार्ज ख़त्म नहीं होगा, इसका नहीं होगा ख़त्म, क्योंकि ये क्या है वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट कर रखा है। जितना चार्ज इसका इस पे जाएगा उतना ही चार्ज इसका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? समझ में आई? तो ये एक अच्छा सवाल था तुम्हारा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला सवाल था और बहुत शानदार सवाल था ये। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ नोट कर लो। तो गाइस अब हम करने जा रहे हैं हमारे आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक। इसके बाद लेक्चर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म। और ये टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। चार्ज एंड मास के बीच में डिफरेंस क्या होगा। मेंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस में ये डिफरेंस लिखने के लिए आएगा नहीं आएगा, बोर्ड लेवल पर आ जाएगा। मेंस में जो मैंने अभी सवाल कराया था, अभी जस्ट सवाल कराया
कि प्लेट्स के बीच में सिल्क थ्रेड से हमने एक टेनिस बॉल को लटका रखा। ये मेंस लेवल का सवाल था। ये ऐसा सवाल या इसमें का सवाल आ सकता है। तो ये था सवाल। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये बोर्ड लेवल पे, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड लेवल पे पूछ लेते हैं वो, कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो इसलिए तुम्हें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझसे पढ़े हुए बच्चे, मेरे बच्चे कंपटीशन भी फोड़ के रख दें और बोर्ड में भी गदर मचा दें। तो इसलिए मैं सब कुछ लेकर यहाँ चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं चार्ज। ऐसे लिख लो, यहाँ चार्ज कर लो, यहाँ मास कर लेना। चार्ज लिख लो, यहाँ लिख लो मास। देखो चार्ज दो तरह का होता है। पहला तो इसमें यह है, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। मास एक ही तरह का होता है हमेशा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है। बी में चार्ज क्या होता है तुम्हारा, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होता है। मतलब कि चार्ज की जो वैल्यू रेस्ट पे रहेगी वही वैल्यू चार्ज की मोशन में भी हो जाएगी। चार्ज की जो वैल्यू रेस्ट पर रहेगी वही वैल्यू चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो वही वैल्यू मोशन में भी रहेगी। इसमें क्या होता है, जब मास अगर मोशन में आ जाए तो मास इसका चेंज हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। और कितना, इस रिलेशन के जरिए m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सर मास वाकई में बढ़ जाता है? हाँ बढ़ जाता है, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी स्पीड ये v क्या है, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, जिस स्पीड से जिस व्हीकल में हम बैठे हैं उसकी स्पीड है v, या जिस स्पीड से हम चल रहे हैं हमारी स्पीड है v, और c क्या है, लाइट की स्पीड है। तो और c क्या है, लाइट की स्पीड, और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है हमारी स्पीड के मुकाबले। तो इससे इसे डिवाइड करोगे बहुत ही कम आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस वजह से हमें महसूस नहीं हो पाता, हालांकि मास बढ़ जाता है। ठीक है, कैसे होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड हैं। मास क्वांटाइजेशन अभी फाउंड ही नहीं हुआ है, क्वांटाइजेशन नॉट फाउंड, क्वांटाइजेशन फाउंड नहीं हुआ है। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, भाई तुम्हें मालूम है कि दो चार्ज जब अपोजिट नेचर के या सेम नेचर के रखे हुए होंगे तो उनमें लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। अपोजिट नेचर के तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेम नेचर के तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये क्या होता है, फोर्स तुम्हारे पास दो तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है इनके बीच में जो लगता है, और रिपल्सिव भी हो सकता है। यहाँ पर जो होगा ये हमेशा जो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा। लिख लो इसे ज़रा। तो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ एक बार इसे मिटाने से पहले। देखो चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मास पॉजिटिव ही रहता है, एक ही तरह का होता है। चार्ज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है, यानी चार्ज की वैल्यू जो होती है वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। जो रेस्ट में वैल्यू है इसकी भाई मोशन में रहेगी, चाहे हल्के से चलता हो बहुत तेज़ चलता हो, वैल्यू सेम ही रहेगी। जो रेस्ट में है वही मोशन में। मास की वैल्यू जब मास मोशन में आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। ये होता है एम नॉट मास एट रेस्ट, और ये होता है मास एट मोशन। ये वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ मास ऑब्जेक्ट चल रही है, सी लाइट की वेलोसिटी हो गई। चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, मास क्वांटाइजेशन अभी पाया नहीं गया है। चार्ज अट्रैक्टिव भी हो सकता है, चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। इनके बीच में मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है।
अब हमारे आखिरी पॉइंट और फिर लेक्चर कंप्लीट। देखो, चार्ज आर कंजर्व। चार्ज कंजर्व होते हैं, बताया था कल तुम्हें कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व। अभी भी बताया जब मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किया था कि जब इसे रब करोगे तो जितना चार्ज इस पर आया होगा उतना ही चार्ज इससे जिस चीज़ से रब किया होगा उतना ही चार्ज उस ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा, बट अपोजिट नेचर का, जिससे कि चार्ज क्या रहे, कंजर्व रहे तुम्हारा। ठीक है, यानी जो सम रहे चार्ज का, टोटल सम वो कांस्टेंट रहे। तो चार्ज कंजर्व होते हैं, मास कंजर्व नहीं है। कॉज E इक्वल टू mc², ये जो रिलेशन होता है कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस वजह से मास अब तुम्हारा कंजर्व नहीं माना जाता है। पहले था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहले माना जाता था, अब नहीं माना जाता है जब से सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि चार्ज हैव मास, चार्ज इसके पास मास होगा। चार्ज के पास मास के लिए मोहब्बत होती है, दिल में प्यार होता है चार्ज के पास मास के लिए, बट मास के पास चार्ज के लिए कोई प्यार नहीं होता है। यानी कि चार्ज के जो प्यार है मास के लिए वो कैसा है, एक तरफा प्यार है कि मास हैव नॉट चार्ज। तो ये देखो चार्ज का क्या हो गया, चार्ज का प्यार कैसा रहेगा, एक तरफा प्यार रहेगा कि चार्ज के पास तो मास है, चार्ज तो अपने दिल में मास के लिए मोहब्बत रखता है, चार्ज अपने पास मास रखना चाहता है, लेकिन मास इसके दिल में चार्ज के लिए कोई प्यार नहीं, इसलिए मास के पास कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज के पास मास होता है बस मास, बट मास के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए चार्ज की जो मोहब्बत है मास के लिए वो एक तरफा है। ठीक है, तो ये था तुम्हारे कुछ बेसिक से डिफरेंस चार्ज और मास के बीच में। इन्हें नोट कर लो, बोर्ड के पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में ये सवाल पूछ लेते हैं कई बार कि डिफरेंशिएट चार्ज एंड मास। ठीक है, तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने कुछ टॉपिक दिए थे, मैंने बताया थे कि ये टॉपिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आज ही बताए हैं मैंने, और ये भी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक अभी भी बता दिया कि बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन जिन टॉपिकों में लिख रहा हूँ कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तुम लोग टिक बनाते चले जाना शॉर्ट नोट्स में अपने। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। हमारा लेक्चर यहाँ होता है कंक्लूड। मिलते हैं कल आपसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।